हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित। आपका स्वागत है डस्टी बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडियन फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है, जिसे हम लोग हिंदी में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ये डॉक्ट्रिन आखिरकार आया कहाँ से, इसका बैकग्राउंड क्या है। सो फ्रेंड्स, 18th सेंचुरी में ये डॉक्ट्रिन आया। 18th सेंचुरी वो टाइम था जब डेमोक्रेसी का ऑलरेडी एग्जिस्टेंस समाज में था और ये जो डेमोक्रेसी अपने पॉपुलैरिटी को रीच कर रही थी। इस टाइम हम लोग देखते हैं कि वेरियस रिवोल्ट्स टेक प्लेस होते हैं अगेंस्ट मोनार्की। और यही वो टाइम है फ्रेंड्स जब पॉलिटी एक नई सब्जेक्ट के रूप में उभर रहा था। और पॉलिटिक्स को नया सब्जेक्ट बनाने का एक ही पर्पस था कि गवर्नमेंट को इफेक्टिव किया जाए। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए ये नया सब्जेक्ट बनाया गया था। इफेक्टिव गवर्नेंस में दो इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है वहाँ की पॉपुलेशन और दूसरा होता है वहाँ की गवर्नमेंट। जो पॉपुलेशन होती है उसके सेफ गार्ड के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और गवर्नमेंट के फंक्शन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ पावर प्रोवाइड किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में पावर का जो बैलेंस है वो एक ऐसे रेशियो में रहे, ना गवर्नमेंट पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर सके और ना ही पॉपुलेशन गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर सके। लेकिन उस टाइम तक ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं थी जो इन दोनों के पावर ऑफ बैलेंस को इंश्योर कर पाए। तो ऐसे में इमरजेंस हुआ इस डॉक्ट्रिन का, और इस डॉक्ट्रिन ने कहा कि पॉपुलेशन के सेफ गार्ड के लिए फंडामेंटल राइट्स भी उतना ही जरूरी है और गवर्नमेंट को पावर देना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर में ही किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट टिका होता है। इसका सीधा एग्जाम्पल हम लोग यूएसए से देख सकते हैं फ्रेंड्स। यूएसए में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया जाता है और वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही स्टेबल है। और अगर कंपेयर किया जाए अरब कंट्रीज से, तो वहाँ की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से उनके पास ऑयल के रिच रिसोर्सेस हैं। इसके बावजूद वो जो कंट्री है वो एक स्ट्रॉन्ग या फिर रोबस्ट इकोनॉमी के रूप में सामने नहीं आ पाई। तो पॉपुलेशन और गवर्नमेंट दोनों का ही पावर जरूरी है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है, इस डॉक्ट्रिन का मीनिंग क्या है। ये डॉक्ट्रिन एक फ्रेंच टर्म से आया है जिसको बोला जाता है ट्रायस पॉलिटिका। इस फ्रेंच टर्म को सबसे पहली बार मोंटेक्यू नाम के पॉलिटिकल फिलोसोफर ने अपनी पब्लिकेशन स्पिरिट ऑफ लॉ में पब्लिश किया था, जिसका मीनिंग होता है सेपरेशन ऑफ पावर अंडर 3 हेड्स। और ये जो हेड्स होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जिसे हिंदी में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ये जो बॉडीज हैं इन्हें सेपरेट और इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की बात की गई है। यहाँ सेपरेशन का मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी बॉडी है। इनके फॉर्मेशन में या के अपॉइंटमेंट में कोई एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, उनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो नहीं होगा। और एक्ट इंडिपेंडेंटली का मतलब है कोर फंक्शन को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। इस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को स्टेब्लिश किया गया। पॉपुलेशन और गवर्नमेंट का जो पावर है उसको इंश्योर किया गया। पॉपुलेशन के पावर की सेफगार्ड करता है जुडिशियरी, वहीं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने का काम लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव करता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं फ्रेंड्स, ताकि जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको शेयर किया जा सके, एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। उनके जो कोर फंक्शन है उसमें एक दूसरे का इंटरफेरेंस ना हो। स्टेट का जो आर्बिट्रेरीनेस है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब आगे की स्लाइड में हम लोग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका और जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब होता है एक ऐसी बॉडी जो कानून को बनाने का काम करती है, एक ऐसी बॉडी जो इंडिपेंडेंटली इसी काम के लिए हो
कि उसका काम हो लॉ को बनाना, फॉर्म करना। तो उस बॉडी को हम लोग लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं। ये जो लॉ है वो लोगों के इंटरेस्ट में बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों के द्वारा ही वो लॉ बनाया जाता है। या तो लोगों के द्वारा वो डायरेक्टली बनाया जाता है या फिर इनडायरेक्टली बनाया जाता है। मतलब लेजिस्लेटिव का फॉर्मेशन होता है इलेक्शन के थ्रू होता है। और इस लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट की बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं, एमपीस आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एमएलएस आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और एमएलसीस आते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब दूसरे बॉडी में आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को इम्प्लीमेंट करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखें। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का भी काम ये करता है। एग्जीक्यूटिव वो ग्राउंड लेवल पे लॉ को इम्प्लीमेंट करता है और उस इम्प्लीमेंटेशन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करता है। ये रूल्स रेगुलेशन जारी करता है। अगर कोई उस चीज को फॉलो ना कर रहा हो तो ये रिकमेंड करता है लेजिस्लेटिव को कि वो पनिशमेंट से रिलेटेड लॉज बनाए या फिर प्रोविजन बनाए, और फर्दर इस जो लॉ की लैकिंग है उस लैकिंग को भी दूर करने का काम करता है। तो इस तरीके से नोटिफिकेशंस, रूल्स रेगुलेशंस, पनिशमेंट और वेरियस दूसरे इंस्ट्रक्शन के थ्रू एग्जीक्यूटिव इन सारे लॉस को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉलिटिकल और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव। ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं और फिक्स्ड टेन्योर के लिए रहते हैं, जबकि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं। ये दोनों एग्जीक्यूटिव ही हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात होती है तो वे एमपीस, एमएलएस या फिर एमएलसीस आते हैं जो किसी न किसी पोर्टफोलियो को होल्ड किए होते हैं। मतलब जो मिनिस्टर होते हैं वो लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी का मतलब होता है न्यायपालिका। और ये जो न्यायपालिका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट रखा गया है, मतलब स्वतंत्र रखा गया है। आर्टिकल 50 ऑफ डीपीएसपी ये प्रोविजन देता है कि जो जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है उनको सेपरेट रखा जाए। इस वजह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सेफ गार्ड करने का काम भी यही करता है। और इसका मेन फंक्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। मतलब जो लॉ लेजिस्लेटिव पास करता है वो किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ या फिर नेचुरल लॉ के अगेंस्ट तो नहीं है, ये इंश्योर करने का काम करता है जुडिशरी। अगर इन दोनों का इन्फ्रिंज अगर कोई लॉ कर रहा है तो उसे जुडिशरी वॉइड भी डिक्लेयर कर सकता है। इसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। और इस तरीके से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों गवर्नमेंट के मेजर ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे रोल प्ले करते हैं और जिसे हम लोग एसेसरी ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं। ये ऐसे एजेंसी या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट हेल्प करती है, उनका असिस्टेंस करती है या तो उनको गाइड करती है। मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट से पब्लिक तक और पब्लिक से गवर्नमेंट तक ये इंफॉर्मेशन को पास करती है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, पॉलिसीज है वो पब्लिक तक पहुंचाती है, पब्लिक के जो प्रॉब्लम्स है उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। इस वजह से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। इसी वजह से इसको फोर्थ पिलर ऑफ गवर्नमेंट कंसिडर किया गया है। सिविल सोसाइटी की बात होती है तो आजकल हम लोग देखते हैं कि कोई सा भी बिल है लॉ बनने से पहले पब्लिक डोमेन में छोड़ दिया जाता है ताकि उनका रिव्यू या फिर सजेशन लिया जा सके। तो सिविल सोसाइटी भी अपने सजेशंस इन बिल में रखती है। एनजीओ है, एनजीओ भी
गवर्नमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफिल करने का काम करती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नाज फाउंडेशन, जिन्होंने ट्रांसजेंडर को इक्वलिटी दिलाया। और प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे ही किसी कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होता है वहाँ की कंपनी का रोल भी गवर्नमेंट के लिए चेंज हो जाता है। तो आजकल हम लोग देखते हैं कि पीपीपी मॉडल में बहुत सारे ऐसे सर्विसेज अवेलेबल किए जाते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू या तो पहले किए जाते थे या तो अभी बहुत कम कर दिए गए हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नीति आयोग है, जो हमारे लिए थिंक टैंक का काम करती है, वेरियस प्रोग्राम्स पॉलिसीज लाती है और गवर्नमेंट को गाइड करने का काम करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूएन है, WHO है। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसी भी कंट्री को गाइड करते हैं, इफेक्टिव गवर्नमेंट के लिए हेल्प करते हैं, पर असिस्टेंस करते हैं। इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे वियना कन्वेंशन हुआ जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज प्रोवाइड करती है दूसरे देश के डिप्लोमेट्स को, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट डील हुआ। पेरिस क्लाइमेट डील हुआ 2015 में पेरिस में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन नजर आता है इंडिया में 2015 में। किसके फॉर्म में? फ्रेम के फॉर्म में। तो इस तरीके से गवर्नमेंट वेरियस रोल को ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स भी डिफाइन करते हैं। उम्मीद है आपको ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि इंडियन फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। इंडिया में क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाता है? तो इसका आंसर है हाँ, फॉलो किया जाता है। क्या इसमें लिखा गया क्लियर सेपरेशन कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, इसको फॉलो किया जाता है? तो नहीं। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सरल शब्दों में यह है कि लेजिस्लेटिव के कुछ मेंबर एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। इस वाले पोर्शन की अगर बात होती है तो इस वाले पोर्शन में आते हैं पीएम, कैबिनेट मिनिस्टर और COM, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये वो बॉडी होती है जो किसी न किसी टाइप का पोर्टफोलियो होल्ड किए रहती है या फिर किसी न किसी मिनिस्ट्री को होल्ड करती है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में जान सकते हैं। डुअल मेंबरशिप एंजॉय करता है। हाँ, लेकिन इंडिया में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इंडियन फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्लियर सेपरेशन देखने को नहीं मिलता बल्कि पार्शियल सेपरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो पार्शियल सेपरेशन है इसके भी कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ जाता है। अब ये बढ़ेगा किस तरीके से? क्योंकि लेजिस्लेटिव के कुछ मेंबर ही एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब जो लॉ बनाते हैं वही अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे साथ में होगा। अगर लेजिस्लेटिव ही के कुछ मेंबर ही एग्जीक्यूटिव बनते हैं और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन या फिर एग्जीक्यूशन रैपिड होगा। तो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेटिव के ही मेंबर होते हैं, तो इस वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव के लिए, और ये लेके आता है चेक एंड बैलेंस। उसके बाद बेटर कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर में काम करते हैं और ये इनके ऊपर में कंट्रोल बनाते हैं, और ये कंट्रोल बनाते हैं ग्राउंड लेवल पे लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इसका डिस्टिंक्ट फीचर है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड के लिए बनाया गया है। और इसका जो जुडिशियल रिव्यू है वो किसी ऐसे लॉ को अनऑथराइज कर सकता है जो लोगों के इंटरेस्ट में ना हो। तो इस तरीके से लोगों के इंटरेस्ट का सेफगार्ड करता है कौन? जुडिशरी। और जुडिशरी में है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जहाँ पे इसके एडवांटेजेस में हम लोग वेरियस चीजें देखते हैं तो डिसएडवांटेजेस में भी बहुत सारी चीजें हैं।
तो पहला है कॉन्फ्लिक्ट। जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में टकराव होगा तो एक अनस्टेबल गवर्नमेंट बनती है, और एक अनस्टेबल गवर्नमेंट जब किसी कंट्री का होता है तो वहां का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाता है। अगर ये डुअल मेंबरशिप एंजॉय करता है तो यहाँ पे रोल डिफ्यूजन देखने को मिलता है। रोल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो जो मेंबर लेजिस्लेटिव के भी पार्ट हैं और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट हैं वो लेजिस्लेटिव में बैठते हैं। क्या उसी टाइम पे ये एग्जीक्यूटिव वाला जो फंक्शन है परफॉर्म कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, ये नहीं कर सकते। तो इस तरीके से रोल डिफ्यूजन में देखने को मिलता है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है। आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब जो पार्लियामेंट्री पावर है उसको भी इन्फ्रिंज करके जुडिशरी है उसके ऊपर में अपना रूल सुनाता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद है आपको आज का ये जो वीडियो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टिल एंड।